सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया रहेगा और आपको होमवर्क में मैंने जो एग्जाम्पल वर्क कराया था उसका WDV मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा था आपको, राइट। आई होप आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कंपैरिजन। आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार वापस डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले आई होप आप चैप्टर समझ पा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन एंड WDV के ऊपर ही अभी तक डिस्कशन कर रहे हैं। देयर इज येट लॉट टू कम इन दिस चैप्टर। आप लोगों का मेन पार्ट अब से शुरू होगा, दैट इज होमवर्क और बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस। सो बहुत कुछ अभी हम शुरू करने वाले हैं आगे, बट पहले उसके पहले एक बार क्विकली जो आप लोगों को घर में होमवर्क दिया तो उसको एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूँ। आपको एग्जाम्पल 1 कवर करने के लिए बोला था, अगर आपको याद होगा तो। अब उसमें सेकेंड मेथड आप WDV मेथड कवर करने वाले थे। सम शुरू करने से पहले आप लोगों को कंपल्सरी क्या करना था उस मेथड के अंदर, वर्किंग नोट बना के डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था। तो आई गेस आपको पता होगा वहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन का डायरेक्टली क्या मिलेगा, परसेंटेज। और परसेंटेज का फॉर्मूला कुछ ऐसे था 1 माइनस nth रूट ऑफ, याद आ रहा है क्या, रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, याद आ रहा है, और ब्रैकेट में सबके बाहर इनटू 100। तो आपने जब वर्किंग किया रहेगा तो आई गेस 1 माइनस, इसलिए आपको लाइफ जो दी थी मैंने 4 इयर्स दी थी, रेसिडुअल वैल्यू 40,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000 किया था कैसे आपने इनटू 100। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका परसेंटेज आना चाहिए 50%, ठीक है। सब आपने इसको क्रॉस वेरीफाई भी किया रहेगा जब आपने सम सॉल्व किया रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, बाकी सब कुछ नहीं बना रहा हूँ डिस्कशन के लिए, फास्ट एकदम फटाफट मैं ए मेथड का असेट अकाउंट बना रहा हूँ। दैट इज ए मेथड के अंदर जो अपन इक्विपमेंट अकाउंट बनाते हैं, एक केस मतलब जहाँ पे चार्ज टू असेट किया होगा आपने, वहाँ का जो इक्विपमेंट अकाउंट बनना था, मैं शॉर्ट में फटाक से वाला अकाउंट बना रहा हूँ। और मैं आपके लिए डिस्कशन के लिए बाजू में बी मेथड के अंदर या बी केस जहाँ पे आपने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इंटेक किया होगा, वहाँ का मैं आपके साथ इक्विपमेंट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये दो अकाउंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स यूज करूंगा, अज्यूमिंग कि आप लोगों ने होमवर्क में अच्छे से सम सॉल्व किया रहेगा, जिस द सेक ऑफ डिस्कशन हम ये कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले मैं ए मेथड में फटाक से आज सबको पता था 1 जन 19 को हमने एसेट खरीदा था, तो 1 जन 19 को टू बैंक आ गया रहेगा आप लोगों का एसेट का, यहाँ पर भी वैल्यू कितना आया रहेगा 6,40,000। ये क्लियर है क्या। फिर आप लोगों को डिप्रिसिएशन मिला था इसका कितना परसेंट, हर साल 50%। तो ईयर एंड आया रहेगा आपका 31 दिसंबर 2019 बाय क्या आया रहेगा, डिप्रिसिएशन। अब मैं यहाँ पे 2 मिनट स्ट्रक्चर बना लेता हूँ आप लोगों के लिए डिस्कशन करने के लिए। फिर यहाँ पर आना चाहिए था बाय बैलेंस कैरीड डाउन, इजंट इट सो, राइट। फिर यहाँ पर आता था आपका 1 जन 20, यहाँ पर आना चाहिए था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर ईयर एंड आता 31 दिसंबर 20, यहाँ पर आता पहले डिप्रिसिएशन। फिर 31 दिसंबर 20 बाय बैलेंस क्या था, कैरीड डाउन। फिर यू आर सपोज्ड टू क्लोज इट। फिर 1 जन 21 आता, यहाँ पर क्या आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर 31 दिसंबर 21 आता, क्या आता, बाय डिप्रिसिएशन। सेम डेट 31 दिसंबर 21 को यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, समझता है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर क्लोज हो गए 1 जन 22 आता, यहाँ पर क्या आ जाता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, समझ में आ रहा है क्या, इजंट इट सो। और 31 दिसंबर 2022 को इजंट इट 19, 20, 21, 22 4 साल क्या था यहाँ पर, बाय डिप्रिसिएशन। और 31 दिसंबर 22 को यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब अगर आप समझ पा रहे हो 1 जन 2023 को यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर एंट्रीज का लिखने में जानबूझकर तक अमाउंट नहीं लिखी, पर आपको तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर मेरा ही 50% रेट करेक्ट है तो ये बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि मैंने लाइफ 4 साल अज्यूम की थी, 4 साल बाद यहाँ पे कैरी डाउन ब्रॉट डाउन 40,000 ही आना मांगता। तो आपने घर पे सॉल्व किया रहेगा तो आपका आया होगा। एक एक करके करते हैं। 6,40,000 का आपने पहले साथ 50% निकाला रहेगा, भूलिए मत मेथड कौन सी है, WDV। तो 6,40,000 का 50% कितना आया आप लोगों का, 3,20,000। तो बैलेंस कितना बचा, 3,20,000। यहाँ पर क्या आ गया, 3,20,000। 3,20,000 का जब आपने 50% किया रहेगा तो आया कितना रहेगा, 1,60,000।
यहाँ पे कितना है 1,60,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया 1,60,000, बचा हुआ 50% रहा होगा। यहाँ पे 1,60,000 का डेप्रिसिएशन आएगा 80, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा रहेगा 80, अगले साल ब्रॉट डाउन कितना 80 और उसका 50% 40 एंड देन 40 ये, तो ये आपका डेप्रिसिएशन आया रहेगा, इजंट इट सो। अब आपने देखा कि आपने फ्रैंकली स्पीकिंग मुद्दा वही हुआ, अगर आप यहाँ पर भी समझ पाए 6,40,000 का असेट था, बट 40,000 आपने स्क्रैप वैल्यू पकड़ा था, तो डिप्रिशिएबल अमाउंट आगे कितने पे रुकी 6 लाख। तो तूने पूरा साल भर का अमाउंट, पूरे चारों साल का अमाउंट कितनी डिप्रिशिएट की 6 लाख, इसलिए एसेट कितने पे आ गया 40। सेम लॉजिक आपको कहाँ दिखा रहेगा प्रोविजन मेथड के अंदर। किया है कि आपने शॉर्ट प्रोविजन में, प्रोविजन में क्या दिख रहा होगा, सबसे पहले 1 जनवरी 2019 को आपने असेट खरीदा होगा टू बैंक, कितना आया रहेगा यहाँ पर 6,40,000। फ्रैंकली स्पीकिंग यही एज इट इज 31 दिसंबर क्या आएगा 2019 क्या आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने पे दिखेगा 6,40,000। सेम जैसे एसएलएम में जो हाल था वो भी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि एसएलएम हो या डब्ल्यूडीवी हो तो इसको डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं कर रहा है, तो जो वैल्यू थी वही दिखेगी ना बेटा। तो वापस यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या है 1 जनवरी 2022 क्या है तेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू कितनी आई 6,40,000, ईयर एंड आया 31 दिसंबर 20, सेम क्या आ गया बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ गया 6,40,000, सेम 1 जनवरी 21 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बेटा 6,40,000, फिर 31 दिसंबर 21 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आया 6,40,000। इसी तरीके से आगे तुमने 22 और 23 में करके बैलेंस ब्रॉट डाउन छोड़ दिया होगा। इज दैट वेरी क्लियर? मैं इंटरेस्टेड प्रोविजन अकाउंट में हूँ। प्रोविजन अकाउंट का अगर मैं हाल देखूँ तो प्रोविजन की शुरुआत हुई होगी पहले क्रेडिट से, ईयर एंड आया रहेगा 31 दिसंबर 19, तो यहाँ पर क्या लिखा रहेगा बाय डिप्रिसिएशन, पहले साल का डिप्रिसिएशन 6,40,000 का 50% कितना था 3,20,000, फिर यही देना यहाँ पर 31 दिसंबर 19 का क्या बन गया रहेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 3,20,000 है क्या नहीं। फिर यही तेरा अगले साल 1 जनवरी 20 को, राइट, ये क्या बना रहेगा तेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आया रहेगा 3,20,000। फिर ये 1 जनवरी 2020 को बैलेंस तो आ गया, बट उस साल के अंत तक वेट किया, साल के अंत में उस एसेट पे और डिप्रिसिएशन लगा, दैट इज 31 दिसंबर क्या आ गया 2020, माय मिस्टेक, दिस इज बाय, राइट, बाय क्या आ गया यहाँ पर डिप्रिसिएशन, कितना आ गया, आपने सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था 1,60,000 किया था, याद आ रहा है। अब इसको क्लोज करोगे आप, इसको कब क्लोज किया होगा आपने 31 दिसंबर 20, यहाँ पर क्या आया रहेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,20,000 और 1,60,000 अगर आपने टोटल ले लिया रहेगा तो कितना आया था आपका 4,80,000। फिर अगला साल आ गया 1 जनवरी 21 को आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिख के रख दिया 4,80,000। फिर ईयर एंड आया 31 दिसंबर 21 को बाय का आया वापस डिप्रिसिएशन, तो 31 दिसंबर 2021 को डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था 80,000। तो देख रहे तेरा हर साल डिप्रिसिएशन कम होता जा रहा है। 31 दिसंबर 2021 को यहाँ पर तेरा वापस आ गया बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ गया 5,60,000। फिर 1 जनवरी 22 को तेरा यहाँ पर क्या आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन, आया क्या ब्रॉट डाउन, कितना आया तेरा 5,60,000। फिर ईयर एंड का हो गया तेरा 31 दिसंबर 22, क्या आया बाय डिप्रिसिएशन, कितना आया 40। और फाइनली यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 को क्या आया बैलेंस कैरिड डाउन 6 लाख। और 1 जनवरी 23 को तूने यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिख दिया 6 लाख। बैलेंस शीट में अगर आप प्रेजेंट करोगे तो पहले मेथड के हिसाब से ही प्रेजेंटेशन दिखेगा, सेकंड मेथड में पहले साल की बैलेंस शीट में फर्स्ट मेथड के हिसाब से, आई रिपीट फर्स्ट मेथड के हिसाब से पहले साल की बैलेंस शीट में इक्विपमेंट कितने पे दिखेगा 3,20,000, दूसरे साल कितना दिखेगा 1,60,000, तीसरे साल कितना दिखेगा 80 और चौथे साल के एंड में कितने का दिखेगा 40। यहाँ पे हर साल असेट कितने पे दिखेगा इस बी मेथड के हिसाब से
6,40,000 का ही दिखेगा, और उसमें से माइनस पहले साल 3,20,000 का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन होगा, दूसरे साल 4,80,000 का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस होगा, फिर 5,60,000 का होगा, लास्ट में 6 लाख का होगा। अल्टीमेटली इफेक्ट सेम दिखाएगा। आई होप आपको इतना पार्ट सबको समझा, सबने किया इतना, बढ़े आगे चले। अब हम फाइनली आगे मूव करेंगे और कुछ सम्स अभी हम लोग हमारे लेवल के सॉल्व करेंगे। अब मैं आगे जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड का डेप्थ थ्योरी पढ़ा। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड के अनुसार डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने का उसके बारे में पढ़ा। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड के अंदर जो हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे उसको रिकॉर्ड करने की दो मेथड्स हैं, दैट इज चार्ज टू एसेट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड। ये दोनों मेथड्स की हमने अकाउंटिंग देखी, पर अभी तक अकाउंटिंग मेरी अधूरी है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में मैंने सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल लिया जहां पर मैं एक असेट खरीद रहा था और उसको सालों साल डिप्रिशिएट कर रहा था। आपको याद होगा, आपको सम्स ऐसे नहीं आते, आपको सम मल्टीपल असेट्स के आते हैं। सम्स कैसे पूछे जाते हैं उसका थोड़ा मैं ब्रीफिंग आपको यहाँ पर दे देता हूँ। आपको क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन कौन सा आता है देखो, जहां पर तूने क्या किया, एक असेट सिर्फ एक असेट क्या किया, परचेज किया। ये बेसिक सम जो मैंने आपको अभी दिया। दूसरा आपको कैटेगरी का सम क्या आ सकता है, एक ही असेट देंगे जिसको आप परचेज करोगे और देन सेल करोगे। अब जब भी आपको पता होना चाहिए जिंदगी में, आज के बाद आप कभी भी एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी आप कोई असेट खरीद के बेचते हो तो आपको उस दिन, बेचने वाले दिन कंपल्सरीली क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। आपको ये चेक करना पड़ता है, सिर्फ सेल की एंट्री पास करके नहीं चलता, आपको ये भी वेरीफाई करना पड़ता है कि जो मैं एसेट बेच रहा हूँ उस एसेट को बेचकर मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मैंने गेन किया कि क्या हुआ, ये चीज़ें मुझे समझनी ज़रूरी है। प्रॉफिट लॉस भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ता है, कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आपके सम्स कैसे हैं, एक समय आएंगे जहाँ पे आप एक ही एसेट खरीदोगे और बस सालों साल उसका डिप्रिसिएशन पूछेंगे, बट ये बेसिक सम है जो जैसा मैंने आप सभी डिस्कस किया, ऐसे एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं करना। दूसरा कैटेगरी का सम क्या हो सकता है, तो एक एसेट खरीदेगा, उसको सालों साल डिप्रिशिएट करेगा और बाद में एक टाइम के बाद उसको बेच देगा। तो जब बेचेगा तो उसको उनका प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दूसरा कैटेगरी, तीसरा टाइप का सम क्या आएगा, मैं टू नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मल्टीपल एसेट्स है। बराबर, तो चलो अपन इसको 2 और 3 नहीं लेते, अपन उसको 1 और 2 कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई पहला एक ही एसेट था, तो एक एसेट में तो परचेज वाला केस आया और एक एसेट के अंदर सिर्फ तेरा क्या केस आ गया, परचेज के बाद क्या कर दिया तूने, सेल कर दिया। अब मैं आ रहा हूँ बस मल्टीपल एसेट्स में, मतलब क्वेश्चन में तूने मल्टीपल एसेट्स किया रहेगा। तो मल्टीपल एसेट्स में क्या क्या कैटेगरी आएगी, तूने परचेज किया, फिर पहला सेट परचेज किया, दूसरा परचेज किया, बस खत्म, राइट। या दूसरा, या उसके आगे का एक्सेट्रा क्यों बोलो कि आगे और परचेज किया, 1 2 3 4 जितने भी एसेट है तू खरीदता गया। दूसरा कैटेगरी का सम कैसे आएगा, तूने परचेज किया, एक और परचेज किया और उसके बाद एक क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो तूने एक बाय किया, दूसरा बाय किया और मे भी तूने पहला वाला सेल करके कर दिया। तीसरा उसमें से उसी का हल्का सा नया कैटेगरी, एक परचेज किया, अगला परचेज किया, इन दोनों में से कोई तो एक बेच दिया और वापस एक परचेज किया, ऐसे भी समान है। तो मल्टीपल एसेट्स में तूने एक बाय किया, 2 बाय किया, 3 4 जो भी बाय किया, या एक बाय किया, 2 बाय किया और उन दो में से एक बेच दिया। थर्ड, एक बाय किया, 2 बाय किया, दोनों में से एक बेच दिया और वापस एक खरीद लिया। अगला केस क्या आता है, देखो यहाँ पर तूने एक बाय किया, एक परचेज किया और सेल किया, बट सेल क्या किया तूने, सिर्फ पार्ट ऑफ द एसेट बेचा। मतलब जो तेरे पास मल्टीपल एसेट्स थे, 2 3 एसेट्स थे, उसमें से तूने एसेट का सिर्फ क्या बेचा, पार्ट बेचा। और फिर उसमें भी वही सब कैटेगरी, तूने एक खरीदा, दूसरा खरीदा, सेल किया, क्या सेल किया, पार्ट ऑफ द एसेट सेल किया और वापस नया क्या कर दिया, परचेज कर दिया। ये नॉर्मली एक आपकी कैटेगरी आती है। तीसरा कैटेगरी में लूंगा इमूवेबल एसेट्स की। ये क्वेश्चंस को मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ, 11th में अगर आपने पढ़ा रहेगा तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक इमूवेबल एसेट मतलब बिल्डिंग वगैरह आपने खरीद के बेचा, इसके ऊपर का सब मैं आपसे एंड में डिस्कस करूंगा कि इसका किस तरीके से सोल्यूशन किया जाता है। अब एक चीज समझ लो, जब भी आपके क्वेश्चन में सेल आता है, सेल बेटा सेल आता है, सेल आपको बाजू में वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। आप सब डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, आपको बाजू में वर्किंग नोट बना के क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैलकुलेट करना है। आई रिपीट,
आपको कंपल्सरीली अगर सेल वाला सम आया तो आपको एसेट बेचते हो तो उस एसेट को बेचकर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये कंपल्सरीली कैलकुलेट करना पड़ता है अलग से, राइट। इसीलिए आपको क्या लगता है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम रूल क्या है हमारा, अगर हम मल्टीपल एसेट्स खरीदते हैं, मल्टीपल एसेट्स, तो हम उसकी अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते। जैसे मैंने मशीनरी खरीदा, पहला मशीनरी खरीदा, दूसरा मशीनरी खरीदा, तीसरा मशीनरी खरीदा, तो मैं मशीनरी 1 अकाउंट, मशीनरी 2 अकाउंट, मशीनरी 3 ऐसा नहीं बनाता। मैं एक ही मशीनरी अकाउंट बनाता हूँ और वो एक ही मशीनरी अकाउंट में क्या होता है, मेरे सारे मशीनरीज आते हैं। तो होता क्या है, जब मैं कोई एसेट बेच रहा हूँ तो बेचते वक्त मुझे समझता नहीं है कि जो एसेट बेच रहा हूँ उसके ऊपर प्रॉफिट लॉस कितना होगा। क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि जब सारे एसेट एक ही अकाउंट में गिचमिड़ होके मिक्सअप होके पड़े हुए हैं, तो जो वाला एसेट बेचा जा रहा है उसकी उस दिन क्या वैल्यू थी, तो उसको कितने पे बेचा और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट सेपरेटली। कौन से केसेस में बोल रहा हूँ, नॉर्मली सेल वाले केस में, और वो भी अगर सिंगल एसेट रहा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, मल्टीपल एसेट्स रहेंगे तो आपको वर्किंग नोट्स की जरूरत पड़ती है। एम आई वेरी क्लियर। इसी लॉजिक पे मैं एक सम शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। आप पहले इलस्ट्रेशंस पे आ जाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप होमवर्क मार्क करेंगे, एक बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपके साथ अभी इमीडिएटली इलस्ट्रेशन 6 शुरू कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 6 देखें कृपया करके अपने नोट्स में। आगे सब लोग पहला इलस्ट्रेशन सबने मार्क कर लिया होमवर्क, तो आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर जो 6 है, एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसको रिलेट करेंगे क्या चल रहा है उसके ऊपर। आगे सब A firm purchased on 1 Jan 15, 1 Jan 2015 को एक फर्म ने परचेज किया। क्या परचेज किया, सर्टन मशीनरी फॉर ₹5,82,000 एंड स्पेंड 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो आप रफली कैलकुलेट कर लोगे, अमाउंट हो जाती है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज, 582 प्लस 18। ये कब खरीदा था, आराम 1 जन। देखो कभी भी ना डिप्रिसिएशन के चैप्टर के सम सॉल्व करो तो बड़े सम्स होते हैं, पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ लो। इन्वेस्ट 5 मिनट्स इन द क्वेश्चन, घाई मत कर। वो पेंसिल पेन उठाना उसको रख नीचे 2 मिनट के लिए, बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दे बेटा। उसके बाद ऑन 1 जुलाई 2015, 1 जन 2015 था, 1 जुलाई 2015 अ मशीनरी फॉर 2 लाख वाज एक्वायर्ड, बराबर, और एक मशीनरी खरीद ली 2 लाख, तो कितनी मशीनरी हो गई, 2। ऑन 1 जुलाई 2016 अ मशीनरी परचेज ऑन 1 जन 15 having been obsolete was auctioned for 3,86,000। आपको बोला 1 जुलाई 2016 को जो 1 जन 2015 को खरीदी हुई मशीन थी, मतलब पहली वाली मशीनरी वो ऑब्सोलीट हो गई, मतलब आउटडेटेड हो गई, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्शन की गई, मतलब ऑक्शन करके, बिडिंग करके बेची गई। इंपॉर्टेंट है, बेची गई अपने लिए, तुम कैसे भी बेचो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑक्शन करके बेची गई, कितने में बेची वो मुद्दे की बात है, 3,86,000 एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वाज परचेज एट कॉस्ट रुपीज 4 लाख। मेरे को तो ओवरऑल क्वेश्चन में कितनी मशीनरी है, 3। पहली एक खरीदी, दूसरी एक खरीदी, मतलब ये वाला केस हो गया, पहला एक खरीदा, फिर एक खरीदा, फिर एक बेच दिया। कौन सा वाला बेचा, फर्स्ट की सेकेंड, फर्स्ट वाला बेचा, एंड देन क्या खरीदा, थर्ड वाला मशीनरी वापस बाय किया। इज दैट वेरी क्लियर। और आपको बोला है प्रिपेयर मशीनरी, सॉरी लास्ट वाला डिप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर एट द रेट 10% पर एनम ऑन आर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो आपने परसेंटेज पकड़ लिया, WDV मेथड ही ये समझ में आ लिया। आगे आपको बोला है क्या पूछा है, सिर्फ प्रिपेयर कौन सा, मशीनरी अकाउंट, आपसे दूसरा कोई अकाउंट मांगा गया नहीं, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं, कुछ नहीं। अब ये टाइप के सम सॉल्व करने के लिए इट इज प्रेफरेबल कि आप एक बड़ा सा वर्किंग नोट बनाएं, मशीनरी वाइज अलग अलग, एंड फिर अकाउंटिंग करें। पर मैं क्या करना चाहूँगा यहाँ पर, पता है कि आपको वर्किंग नोट क्यों बनाना है वर्किंग नोट, बट क्यों बनाना, वर्किंग नोट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो समझाने के लिए मैं पहले बिना वर्किंग नोट के सम सॉल्व करूँगा। मेरे साथ सम पे ध्यान देना, कैलकुलेटर रेडी रखना, लिखना मत, बाद में लिखना मैं टाइम दूंगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ आप जब सम सॉल्व करोगे तो मैं बिना वर्किंग नोट के पहले सम सॉल्व करूँगा। देखो लाइफ में कोई भी चीज़ जब हमारे पास होती है तब हम उसकी कदर नहीं होती, हम उसकी कदर कब समझती है, जब वो चली जाती है या उसके ना होने पे उसकी कदर होती है। जैसे अभी थैंक यू क्लासेस तो आपको कोई भी चीज़ की जब वो होते हैं तब उस चीज़ की कदर नहीं होती, पर वो चीज़ जब नहीं होती आपके सामने तब आप उसको वैल्यू समझते हो। तो अब मैं बिना वर्किंग नोट के आपको सम सॉल्व कराना चाहूँगा ताकि आपको समझे कि वर्किंग नोट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अब क्या काम बिना वर्किंग नोट के कर सकते हो और क्या ऐसे काम है जो वर्किंग नोट के बिना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है।
वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं भी क्विकली तब तक बोर्ड वर्क कर रहा हूँ, आपको तब तक कैलकुलेटर्स पे डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करके रखिए। So we are on illustration number 6. I hope everyone is with me. And illustration number 6. आज आपको काफी सारा होमवर्क देने वाला हूँ मैं, तो बहुत सारा हम अच्छा मस्त होमवर्क लेंगे। हम समझ रहा हूँ आपकी चेहरे की खुशी है। illustration number 6, right? तो अब illustration number 6 में जब बात करूँ तो आपसे पूछा गया मशीनरी अकाउंट। As I said, मैं आप लोगों के साथ अकाउंट ड्रॉ करूंगा विदाउट वर्किंग नोट, और हम देखेंगे हम विदाउट वर्किंग नोट कितना करता है। दूसरी चीज आपको ये भी समझनी है कि सम कितने सालों का बना था। इन्होंने क्वेश्चन में ईयर्स नहीं बोला, पर आपको लगता है आपने 2015 में एसेट खरीदा, पहला वाला। अब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चन रीड कर चुका, आप मेरे साथ फटाक से कनेक्ट करेंगे। पहला सेट 2015 में खरीदा, दूसरा सेट वापस 2015 में खरीदा, फिर 2016 में दूसरा सेट बेच दिया, ऐसे ही था क्या, राइट। अब आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन में आपको बोला है कि कितने साल का काउंटिंग करो, ईयर्स का काउंटिंग पूछा है क्या आप लोगों को कहीं पर, मतलब 2015 हो गया, 2016 हो गया, राइट क्या, बस। तो अपन एज्यूम करेंगे अपन 2 ही साल का काउंटिंग करेंगे, वैसे भी अपन ज्यादा ऐसा लाड करते नहीं है, तो अपन इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अपन सीधा। पर मैं बिना वर्किंग नोट के करूँ, एक्चुअली आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, मैं पर्पस से बिना उसके बता रहा हूँ। तो 2 ही साल का अकाउंटिंग है, सिंपल सा। तो 1 जनवरी 2015 को मैं मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिख दूंगा जाके, तो क्या बैंक अकाउंट है क्या सर मेरे साथ, राइट। अब आपको मेरे साथ क्वेश्चन आपको रीड करना पड़ेगा बार बार। आपको क्लियर कट बोला है कि आपने कितने का खरीदा, 5,82,000 प्लस 80। अब अगर ब्रैकेट में दिखा दो 5,82,000 प्लस 18,000, देन आल्सो इट्स डन। अब सीधा यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो कितने का खरीदा आपने, 6 लाख का, डन। फिर उसके बाद आपने 1 जनवरी को जब असेट खरीदा, वापस आपने दूसरा असेट उसी दिन खरीदा है, मतलब उसी साल में खरीदा। पेपर कैसे सॉल्व करते हैं चैप्टर को, क्रोनोलॉजिकली मतलब क्या, डेट वाइज जाएंगे। तो सीक्वेंशियली पहले 1 जन 15 वाला इवेंट आया, फिर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको बोला ऑन 1 जुलाई 15 है क्या सर, 1 जुलाई 15 को आपने वापस क्या किया, दूसरा सेट खरीदा। तो क्रोनोलॉजिकली 1 जुलाई 2015 को मैं वापस यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैंक, और कितनी अमाउंट आई है बैंक में, कितने का खरीदा था बेटा मुझे बता दो, 2 लाख रुपीज का। वाओ, दो से एक साथ में मस्त कितने रुपीस का सेट खरीद लिया बेटा तूने, 8 लाख रुपीस का। अब आप समझ रहे हैं, अब ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 2000 क्या आएगा, 15। मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाय डेप्रीसिएशन। अब यहाँ पर अगर वर्किंग नोट बनाता तो मैं थोड़ा आसान हो जाता, पर यहाँ पर भी मैं जिद्दी हूँ भाई, हम सकते हैं, हाँ अरे हाँ। तो अपन बिना वर्किंग नोट के भी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो बिना वर्किंग नोट, अगर वर्किंग नोट होता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। तो ये पहला मौका आया जहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि नहीं वर्किंग नोट होता तो बेटर होता। मैं अलग अलग एसेट का कैलकुलेशन कर लेता, मेरे को यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप मुझे वर्किंग करना पड़ेगा। आपको होता है पहला एसेट कितने का था, 6 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सबको पता है कितना था, 10% है ना। अब 6 लाख पे 10%, इस पे कितने पीरियड का डेप्रिसिएशन आएगा, पूरे 1 साल का, बिकॉज 10% इज पर एनम। तो 6 लाख का 10% कितना आ गया, 60,000। और ये जो दूसरा एसेट है ये कब खरीदा था, 1 जुलाई को, राइट क्या। तो 1 जुलाई को खरीदा था, आपको सबको पता होगा ये चीज कि डेप्रिसिएशन पीरियड बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब जो सन 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, 2015 में साल 1 जन से खत्म होकर कब खत्म होता है, 31 दिसंबर। मैं डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट कर रहा हूँ, 31 दिसंबर को। तो इस दिन जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये जानना चाहता हूँ वो असेट इस पूरे साल में कितने मंथ्स यूज हुआ है, जितने मंथ यूज हुआ रहेगा उतने मंथ का मैं डेप्रिसिएशन दूंगा। तो जो पहला वाला असेट था 6 लाख का, वो 1 जन को खरीदा था, इसको एंटायर 12 महीने यूज हुआ था, इसके उसके ऊपर सीधा 10% पर एनम लग गया। बट जो दूसरा वाला असेट था वो तो मैंने 1 जुलाई को खरीदा हुआ है, तो 2 लाख रुपए वाला असेट, वो कितने मंथ्स यूज हुआ है, सिर्फ 6 मंथ्स।
तो आप सबको पता है हम 2 लाख रुपए के असेट पे कितना परसेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, 10%। कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10,000। तो दूसरे असेट का वैल्यू आ गया 10,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन आ गया मेरा 7। सिंपल है, पहला साल समाप्त हुआ, मैंने पहला साल यहाँ पे क्लोज कर दिया। 31 दिसंबर 2015 को मेरे पास यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। डेबिट की टोटल 8 लाख, 8 लाख में से 70 पे चला गया, सबको पता है डिफरेंस आएगा 7,30,000, इधर आ गया 8 लाख। अब आ गया सन 2016, तो 1 जनवरी 16 को मैंने क्या लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज नथिंग बट 7,30,000। अब मैं फंस किधर गया, मैं अटक किधर गया बोल। अब आया ये साल जब हमने असेट बेचा भी है और खरीदा भी है। अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट बोला गया है, और 1 जुलाई 16 जो मशीनरी 1 जनवरी 15 को खरीदी गई थी वो 3,86,000 पे बेची, और सेम डेट हमने नया असेट खरीद लिया 4 लाख का। डन। अब मैं यहाँ पर कहाँ पे आके फंस चुका हूँ, अब मुझे असेट बेचना है। अब मेरी अच्छी से बात समझिए, जब कभी मैं जिंदगी में असेट बेचूंगा, अकाउंटिंग सेंस में मेरा मोटिव ये है कि मुझे उस असेट को बुक्स में से मिटा देना है। अकाउंटिंग सेंस में मेरा मोटिव ये है कि मुझे उस असेट को बुक्स में से उसका नामो निशान हटा देना है। ये मेरा मोटिव है उसके पीछे का, राइट क्या? तो जब मेरा मोटिव है कि मेरे को मेरे बुक्स में से उस असेट का नामो निशान हटा देना है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो डेबिट में जो असेट पड़ा हुआ है 7,30,000 का, ये जो पड़ा हुआ है ये कौन से मशीनरी का बैलेंस है, 1 की 2 दोनों मशीनरी का मिक्स्ड बैलेंस है। अब ये समझो ठीक है, एक ही साल वाला था, हम इमीडिएटली सेकंड ईयर में एसेट बेच रहे हैं, पर तो 2 मिनट के लिए खुद समझ, अगर 4-4, 5-5 सालों का सम होता, मतलब 4 साल पहले खरीदा हुआ एसेट होता, 5 साल पहले एसेट खरीदा रहता, और पिछले 4 साल 5 साल के अंदर बहुत सारे एसेट ऐड हुए रहते, अगर 1 खरीदा, 2 खरीदा, 3 खरीदा, और आज समझो फॉर एग्जाम्पल 5th ईयर होता, और आज से 5 साल पहले जो फर्स्ट ईयर में जो मैंने एसेट खरीदा वो अगर आज बेचता मैं, तो शायद मेरे लिए इम्पॉसिबल होता रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि इस वैल्यू में उस एसेट की वैल्यू कितनी जो मैं बेच रहा हूं। तो मुझे उस एसेट की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, जो मैं एसेट बेच रहा हूं वो इसमें कितने वैल्यू का है, ये मिक्स्ड हो चुका है, इसीलिए मुझे वर्किंग नोट की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? अभी भी मैं बिना वर्किंग नोट के आगे बढ़ सकता हूं। जैसे क्या, जब भी आप कोई असेट को डिप्रिशिएट करते हो तो आपको एंट्री पता होनी चाहिए। आप असेट को बेचते हो जब भी, तो असेट को बेचते वक्त पहले उस पर क्या चार्ज करना पड़ता है, डिप्रिसिएशन। तो व्हेनेवर यू सेल एन असेट यू नीड टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन उस असेट के ऊपर का। तो ये सारा वर्किंग शायद मैं अभी नहीं कर सकता, पर मैं एंट्री लिख सकता हूँ अभी की अभी भी, बिना उसके मैं एंट्री लिख पाऊंगा, पर अमाउंट नहीं मिलेगा मुझे। इसलिए मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे वर्किंग नोट जरूरी है। हेंस इट इज बेटर कि सम सॉल्व करने से पहले, ये सब लिखने से पहले हम लोग क्या बना लें, वर्किंग नोट बना लें। ये सब मेंशन करने से पहले वी शुड बी वेरी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि हम कम से कम वर्किंग नोट बना के रखें। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप समझ पा रहे हो? हेंस मैं यहाँ पर अभी वर्किंग नोट शुरू कर रहा हूँ। वर्किंग नोट के कॉलम्स कैसे होते हैं पहले वो समझे। मैं रिवर्स एंगल से जा रहा हूँ, रिवर्स क्यों जा रहा हूँ ये भी समझेगा। वर्किंग नोट का सबसे आखिरी कॉलम होता है डिप्रिसिएशन, आखिरी कॉलम। फिर बाकी के कॉलम जो होते हैं नंबर ऑफ मशीनरी, जैसे इस समय आपकी मशीनरीज कितनी है, टोटल 3 है, तो मैं 3 मशीनरी के कॉलम बनाऊंगा, दैट इज मशीनरी नंबर 3, मशीनरी नंबर 2, मशीनरी नंबर 1, और फिर मेरे पास एक क्या आ जाएगा, बड़ा सा पर्टिकुलर्स। इसलिए मैं बच्चों को नॉर्मली सजेस्ट करता हूं जब भी आप वर्किंग नोट बनाएं तो आप सबसे पहले आखिरी से कॉलम ड्रॉ करेंगे कि बच्चों का पूरा एरिया आप किसको दे दोगे, पर्टिकुलर्स के लिए, राइट। अब इस वर्किंग नोट में मैं जब लिखना शुरू करूंगा तो आप पर्टिकुलर्स के अंदर ही डेट लिख सकते हो, या आपको और सिस्टमैटिक बनाना है तो आप बाजू का मार्जिन यूज करके वहां पर कौन सा कॉलम बना सकते हो, आपका डेट का कॉलम। एवरीवन, सो अभी डेट वाइज स्टार्ट करता हूँ। वापस जो उधर किया वही करना पड़ेगा। 1 जनवरी 15 को हमने क्या किया, परचेज किया। क्या परचेज किया, पहला मशीनरी कितने रुपीस का खरीदा था, पहला वाला मशीनरी आई गेस 6 लाख रुपीस का। फिर हमने 1 जुलाई 15 को क्या किया, वापस परचेज किया। किसको परचेज किया, सेकेंड मशीनरी को, कितना रुपीस का, 2 लाख का। फिर अपना ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2015 को, क्या कैलकुलेट हुआ, डिप्रिसिएशन।
यहाँ पे ब्रैकेट्स में मैंने कैलकुलेशंस करके दिखा दिया। 6 लाख का 10% कितना आ गया 60,000। और फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में कैलकुलेशंस करके दिखा दिया 2 लाख का कितना परसेंट 10%, बट कितने मंथ्स के लिए 6/12 मंथ्स के लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आ गई 10,000 आ गई। अब जो मैंने आखिरी कॉलम रखा है टोटल डिप्रिसिएशन का वहां पे मैं टोटल लिखूंगा। तो 31 दिसंबर 15 को टोटल डिप्रिसिएशन कितना मेरा कैलकुलेट हो गया 70,000। ये उठा के मैं सीधा वहां पे एंट्री में लिख सकता हूँ। मेरे को ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं वहां पर ऑलरेडी डिटेल में कर रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है? अभी हो जाने के बाद 2015 कंप्लीट हुआ, नया साल शुरू होगा। नया साल कब आएगा 1 जनवरी 2016। और मैं इनमें से अब डिप्रिसिएशन माइनस करके 1 जनवरी 16 को क्या लिखूंगा इनके बैलेंसेस। अब समझ रहे हो मैं वर्किंग नोट में क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं, जो असेट्स यहाँ पर एक साथ एक अकाउंट में मिक्स हो जाते हैं तो मिक्स होने के बाद उनका अलग अलग वैल्यू नहीं समझ पाते हम लोग, तो वर्किंग नोट में मैं उनकी वैल्यूज अलग अलग कर लेता हूँ पहले ही। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे 6 लाख में से 60 चला गया, बैलेंस कितना आ गया मेरा यहाँ पर 5,40,000। 2 लाख में से 10 चला गया, बैलेंस कितना आ गया 1,90,000। ये मेरा बैलेंस आया 1 जनवरी 16। क्लियर है क्या? अब नाउ वी गोइंग टू मूव क्रोनोलॉजिकली। अब क्रोनोलॉजिकली डेट आ रही है 1 जुलाई 2016, जिस दिन मैं सेल कर रहा हूँ। मैं कौन से एसेट को सेल कर रहा हूँ? फर्स्ट की सेकेंड फर्स्ट एसेट। अब तू ही मुझे बता बेटा, मैंने एसेट को सेल किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैल्यू थी कुछ 3,86,000 रुपीज की, वही थी क्या? राइट। मुझे बता, मुझे प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है एसेट का। पहला मशीनरी जो मैंने लिया हुआ है, पहला मशीनरी जिसको मैं बेच रहा हूँ 3,86,000 में, तो मैं ऐसा कहूँ कि जो मेरा सेल प्राइस आ रहा है, मैं इधर बाजू में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दें, मेरा सेल प्राइस आ रहा है 3,86,000। तो मैं ऐसा कहूँ कि मैंने इस एसेट को 6 लाख पे खरीदा था और 3,86,000 में बेचा, तो डिफरेंस इज माय प्रॉफिट या लॉस। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। क्यों मैं नहीं कर सकता? 2 मिनट समझ बेटा, ये लॉजिक है ना, गुड्स में काम आता है। तूने आज तक सुना है प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या है? SP माइनस CP। या तूने आज तक सुना रहेगा प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला कैसा आता है? सेल्स माइनस कॉस्ट। समझ में? पर यहाँ पर तू सेल्स और कॉस्ट को कंपेयर नहीं कर सकता बेटा। ये गुड्स थोड़ी है कि 50 रुपए में खरीदा, 80 रुपए में बेचा तो बीच का 30 रुपए प्रॉफिट हो गया, 50 रुपए में खरीद कर 40 में बेचा तो 10 रुपए का लॉस हो गया। ये गुड्स की बात नहीं चल रही, ये डिप्रिशिएबल एसेट की बात चल रही है। आज तो डिप्रिशिएबल एसेट बेच कितने में रहा है? 3,86,000 पे। तो तू इस 3,86,000 के सेल्स प्राइस को परचेज अमाउंट मतलब कॉस्ट प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकता। इसको कंपेयर करके तू बोल नहीं सकता तेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ना मुन्ना ना, ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कंपैरिजन। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों परचेज को सेल्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता? क्योंकि डिप्रिशिएबल एसेट है। ये जो परचेज किया था तूने, ये 1 जनवरी 15 को किया था बेटा। ये जो तू सेल कर रहा है ये 1 जुलाई 16 को कर रहा है। 1 जनवरी 15 और 1 जुलाई 16 में बहुत फर्क हो गया। तूने 1 जनवरी 15 से लेके 1 जुलाई तक एसेट को यूज किया रहेगा, यूज करके उसका बेनिफिट गेन किया रहेगा। तो तू ऐसा कैसे बोल सकता है कि मैंने 6 लाख में खरीदा और 3,86,000 में बेचा तो मेरा नुकसान हो गया? ये यहाँ पर नहीं देखा गया बेटा। ये लॉजिक गुड्स में आता है। क्यों गुड्स में आता है? क्योंकि गुड्स खरीदे यूज करने के लिए नहीं जाते, वो खरीदे बेचने के लिए जाते हैं। तो उसको खरीदता है, अपने पास स्टॉक में रखता है एंड फिर समय आने पे बेच देता है। एसेट को तू खरीदता है, यूज करता है, यूज, और फिर अगर तू आज उस एसेट को बेच रहा है, अगर तू आज उस एसेट को सेल कर रहा है, कब सेल कर रहा है? यूज करने के बाद। तो तू उसको लॉस कंपेयर, प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए सेल्स को कॉस्ट के साथ नहीं कंपेयर कर सकता। इसलिए सेल्स को किसके साथ कंपेयर किया जाता है बेटा? WDV के साथ, रिटर्न डाउन वैल्यू। क्यों? क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू वो वैल्यू है जो एसेट से कॉस्ट प्राइस में से डिप्रिसिएशन माइनस कर करके लाई गई है। वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू कब की चाहिए बेटा? देखो सेम डेट। सेम डेट मतलब कौन सा डेट? डेट ऑफ सेल। तो डेट ऑफ सेल तक एसेट को डिप्रिशिएट करके लाएगा, क्योंकि जिस दिन तू बेच रहा है उस दिन तक तो तू एसेट को यूज कर रहा था। तो सिंस तू उस एसेट को उस दिन तक यूज कर रहा था तो उस एसेट को उस दिन तक तूने क्या किया? डिप्रिशिएट कर, डिप्रिशिएट करके तू उस एसेट को उस दिन के वैल्यू पे लेकर आया।
समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उस दिन के वैल्यू पे लेकर आया, डेप्रिशिएट कर करके और डेप्रिशिएट करके जब तो उस एसेट को उस दिन के वैल्यू पे लेकर आया है रिड्यूस करके, तो उस दिन की वैल्यू मतलब उस दिन की WDV को किससे कंपेयर किया जाएगा? उस दिन के सेल्स प्राइस के साथ। तो 2 पॉइंट है। आज जो तो सेल कर रहा है 3,86,000 में, इस 3,86,000 को तो 6 लाख से तो कंपेयर नहीं कर सकता, पर फ्रैंकली स्पीकिंग तो 5,40,000 से भी नहीं कंपेयर कर सकता, क्योंकि 5,40,000 बैलेंस मतलब क्या है? WDV है। बट ये WDV कौन से दिन का है बेटा? 1 जैन का। मेरे को 1 जैन का नहीं चाहिए, मेरे को कौन से दिन का WDV चाहिए? 1 जुलाई, क्योंकि अगर 1 जुलाई को मैं एसेट बेच रहा हूँ तो 1 जुलाई तक तो आगे यूज भी तो किया है। तो ये बैलेंस 1 जैन का है। 1 जैन से 1 जुलाई मतलब कितने मंथ्स होते हैं? 1 जैन से 1 जुलाई कितने मंथ्स होते हैं? बोलना 6 मंथ्स। तो तू 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर, कितना आता है? राइट? तो जो 5,40,000 अमाउंट थी तेरी, उसके ऊपर तूने वापस कितना परसेंट लिया? 10% लिया। राइट? क्या 10% लिया ना 5,40,000 पे, बरोबर? और उसका कितने पीरियड का डेप्रिसिएशन लिया? 6 मंथ्स। अरे कुछ समझ में? तो तू अभी वापस क्या करेगा? 1 जुलाई 16 को क्या कैलकुलेट करेगा? डेप्रिसिएशन। ये क्यों करना पड़ रहा है तेरे को डेप्रिसिएशन? क्योंकि 1 जुलाई 16 को तू एसेट सेल कर रहा हो। जब तू एसेट सेल करता है तो डेट ऑफ सेल तक का भी तेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? डेप्रिसिएशन, क्योंकि उस दिन तक तो आखिरी दिन था ना तो एसेट को यूज किया जा रहा था। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? तेरा एसेट कितने का था? 5 लाख। यहाँ पे वर्किंग अगर दिखा दूँ तो तू 5,40,000 पे 10% कैलकुलेट करेगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स, दैट इज जैन टू जुलाई, दैट इज 30 जून। जुलाई मंथ नहीं कंसिडर होगा, 30 जून ही आएगा। राइट? तो कितने मंथ्स आए? 6 मंथ्स का आपका डेप्रिसिएशन 5,40,000 का 10% अगर निकालते तो 54,000 आता, इजंट इट? 54,000 का हाफ कितना आ गया तेरा? 27,000। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया तेरा 27,000 का इस एसेट के ऊपर। क्या ये डेप्रिसिएशन में सेकंड मशीनरी पे भी निकाल रहा हूँ? ना मन्ना ना। ये सिर्फ किस पे निकाला जा रहा है? पहली मशीनरी पे, क्योंकि पहली मशीनरी क्या हो रही है? सेल। 1 जुलाई को उसका सेल निकालूंगा। अब मुझे क्या मिलेगा? बैलेंस। भूलियो मत कि बैलेंस कौन से दिन का है? 1 जुलाई 16। यस, मुझे यही चाहिए था, क्योंकि इसी दिन मैंने एसेट को क्या किया है? सेल किया है। तो 5,40,000 में से 27 गया तो कितना आया? मेरे को बता बैलेंस। 5,13,000 बैलेंस हो जाता है, इजंट इट सो? अब ग्राफ क्या ओरल कैलकुलेशंस की आदत डाल बेटा। 27 and 37 and 3 is 40, बरोबर आया। और 1 जुलाई 16 को ही तूने क्या किया था? सेल्स। कितने में सेल्स किया था? 3,86,000। अब वो एसेट जिसकी आज बुक वैल्यू 5 लाख तेरा है, 6 लाख रुपए में खरीदा हुआ एसेट 1.5 साल बाद, पता नहीं आप समझ पाए 1.5 साल कैसा है? 1 जन 2015 को खरीदा था और 1 जुलाई 2016 को बेचा जा रहा है। 1.5 ईयर के बाद WDV मेथड के अनुसार डेप्रिशिएट होकर उसकी आज की कीमत 5 लाख तेरा है। आज की बुक वैल्यू, आज की WDV 5,13,000 है। तो अगर मैं उसको 5,13,000 पे बेचता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। पर जो मेरे किताब में, जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस एसेट की वैल्यू 5,30,000 है, उसको मैं कितने में बेच रहा हूँ? 3,86,000। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है? मुझे लॉस। बेटा यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस तो लॉजिकली सोच, मैथमेटिकली मत जा। क्या कम है क्या ज्यादा है ये खुद दिमाग लगा, माइनस प्लस उस हिसाब से मत देख। 5,13,000 मेरी बुक वैल्यू है, बेच कितने में रहा हूँ? 3,86,000। सेल वैल्यू क्या है मेरी? बोलना। कम है। बुक वैल्यू क्या है मेरी? ज्यादा है। तो क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस। समझ में आता है क्या? पक्का ओरल कैलकुलेशंस की आदत डालो। कैलकुलेटर्स हैं, मतलब वापरने का ऐसा नहीं, मतलब डिफरेंस अगर मैं ढूंढूं तो 3,86,000 में अगर मैं राउंडिंग ऑफ टेक्निक फॉलो करता हूँ, 3,88,000 में अगर मैं 86 में 14 है तो 4 लाख होता है। 4 लाख से 5 लाख तेरा इज 1,13,000। 1,13,000 में अगर मैं 14,000 ऐड करूँ तो 1,27,000 का डिफरेंस आता है। तो मेरा लॉस कितने का हुआ? 1,27,000। ये मैं कैलकुलेट तब तक नहीं कर पाता जब तक मैं वर्किंग नोट नहीं बनाता। क्या अभी तक मेरे साथ है? सच्ची में समझ में आ रहा है? पक्का? एसेट बेच दिए, एसेट बेचने पे उस पर क्या कैलकुलेट किया गया? उसका डेप्रिसिएशन। फिर अब मैं वापस आगे जाऊंगा। 1 जुलाई 2016 को ही मैंने वापस क्या किया हुआ है? परचेज किया हुआ है। किसको परचेज किया हुआ है? थर्ड मशीनरी। थर्ड मशीनरी कितने की मैंने परचेज की? 4 लाख रुपीज की।
हो गया परचेज खत्म। अब ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2016 पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, डेप्रीसिएशन। पहले वाले एसेट पे डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, दूसरे वाले एसेट की बुक वैल्यू कितनी हो चुकी थी 1,90,000, उसका 10% लूंगा तो कितना 1000 आएगा 19,000। और तीसरा वाला जो हमने अभी नया नया खरीदा एसेट 4 लाख रुपीज का, उस पर 10% आएगा, बट बेटा गड़बड़ नहीं, कितने मंथ्स का आएगा 6 मंथ्स का आएगा। तो समझ पा रहेगा, तो 4 लाख पे 10% 40,000 आता है, 6 मंथ्स का कितना आ गया 20,000 आ गया। अब इस साल 2016 में देखूं तो मैंने डेप्रीसिएशन 2 बार चार्ज किया है, एक बार 5,40,000 का 10% इधर कितना डेप्रीसिएशन आया था ऊपर 27,000 और नीचे ये 19 और 20 कितना आ गया 39,000 रुपीज का मेरा दूसरा डेप्रीसिएशन। मैं क्यों ये लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे डेप्रीसिएशन 2 अलग अलग डेट पे चार्ज हुए हैं, कुछ समझ में आ रहा है। और फिर अल्टीमेटली मैं यहाँ पर जब लास्ट का बैलेंस निकालूंगा तो पहले वाले कॉलम में तो बैलेंस नहीं आएगा, 1,90,000 में से 19 गया, बैलेंस कितना आएगा 1,71,000 और 4 लाख में से 20 गया तो बैलेंस कितना आएगा 3,80,000। ये मेरे एसेट का बैलेंस है। कुछ नहीं किया, मैंने वर्किंग नोट में एसेट वाइज उसको सेग्रीगेट किया। सबको वर्किंग नोट याद आ रहा है, रिमाइंड हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। अब यहाँ पर आप लोग बैठते हैं, अब मैं पहले थोड़ा मैथमेटिकली जा रहा हूँ, मैकेनिकली जा रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे एंट्रीज करूंगा तो 1 जुलाई 16 दैट इज डेट ऑफ सेल। जिंदगी में याद रख लियो तो 3 एंट्रीज करनी है। कब? जब कोई एसेट बेचेगा। आई रिपीट, तो वो 3 अमाउंट्स की एंट्री करनी है, 3 अमाउंट्स। कब? ऑन द डेट ऑफ सेल। पहला अमाउंट डेप्रीसिएशन। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन जरूरी नहीं साल के एसेट सेल जरूरी साल के फर्स्ट डे होगा, सेल साल के मिड में कभी भी होता है। तो जिस दिन सेल हो रहा है उस दिन तक का तो अपने को डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि हम एसेट को उस दिन की WDV पे लाएं, उसका WDV ढूंढें, राइट। तो पहली एंट्री किस चीज की होगी? डेप्रीसिएशन। दूसरी एंट्री किस चीज की होती है? पैसे मिलने की, सेल करके जो देखो अमाउंट रिसीव हो रही है। तीसरी एंट्री किस चीज की होगी बेटा? प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है उसका, राइट। तो यहाँ पे एंट्री समझ, लॉजिक समझो थोड़ा सा। मैं ये रिफ्रेशर सब है, थोड़ा 11th स्टैंडर्ड का रिफ्रेश कराने के लिए लिया हुआ है। मैं इसके बाद एक मेरे मन का भी एग्जांपल एंड में लेने वाला उस चीज को, आ रहा है कुछ समझ में? तो अब यहाँ पे 1 जुलाई 16 को पहले मैं यहाँ पर क्रेडिट में लिख दूंगा बाय डेप्रीसिएशन। सबको पता है, उधर वर्किंग नोट में आप देख सकते हो मैंने कितने का डेप्रीसिएशन चार्ज किया हुआ है 27,000 रुपीज का। ये पहली एंट्री। सेम डेट पे मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय बैंक 3 लाख, कितना का सेल है हमारा 86,000। ये किस चीज की एंट्री मैंने पास की? एसेट बेच के पैसे मिलने की। मतलब 3 एंट्री। तीसरा लॉस हो रहा है, लॉस। अब 2 मिनट समझ, लॉस जब होता है तो लॉस अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, लॉस को डेबिट। तो यहां पर लॉस क्रेडिट साइड में आएगा, हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बेटा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लेना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लेना। क्यों? ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक सम लेके समझाने वाला हूं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना ढूंढा था हमने लॉस, दैट इज हमने पूरा मेहनत करके वर्किंग बना के कितना ढूंढा था 1,27,000। समझ सकते? पक्का? अरे कुछ ध्यान में ये पक्का? तो आप लोगों का यहाँ पर क्या आ गया 1,27,000, isn't it so? तो ये आप लोगों का अल्टीमेटली क्या आ गया यहाँ पर? डेप्रीसिएशन आ गया, दैट इज किस चीज का? आप लोगों का पूरा वैल्यू आ रहा है एसेट का। यहाँ पर आपने डेप्रीसिएशन दी। ये 3 एंट्रीज आप हमेशा लोगे, डेप्रीसिएशन, पैसा मिलने की एंट्री और प्रॉफिट और लॉस की। लॉस आया तो इधर क्रेडिट में आया क्योंकि इसका सेकंड इफेक्ट लॉस को डेबिट जाएगा। आ रहा है समझ? अगर प्रॉफिट होता है केस तो एसेट अकाउंट को आप डेबिट करते हैं क्योंकि सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट को क्रेडिट जाता है। तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्रेडिट होता है। क्यों? ये आगे वाले बहुत ही बेहतरीन समझने के लिए समझा, इधर तक ये मैकेनिकली समझा। अब मैं आपको एक लॉजिक समझाऊंगा, यहाँ पे सुनो। मेरा मोटिव क्या था डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करने का? ये जब एसेट सेल हो रहा था तब डेप्रीसिएशन, सेल की एंट्री। जिस दिन एसेट बेचा जाता है मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से उस एसेट को कंप्लीटली खत्म कर देना है। आई डोंट वांट वो एसेट अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखे क्योंकि मेरी जिंदगी से वो एसेट जा चुका है। मैंने उसको फिजिकली बेच दिया तो बुक्स में ऑफ अकाउंट्स में दिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो समझ, ये जो मैंने सब किया इससे मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में से उसको कैसे कैंसिल किया। 1 जनवरी 2015 को तेरा एसेट अकाउंट मशीनरी के डेबिट में 7,30,000 का बैलेंस था।
अब देखो खुद को बता, ये जो 7,30,000 इसमें पहला और दूसरा मशीनरी दोनों थी। अब मैं वर्किंग नोट में देखता हूं पहले की वैल्यू कितनी थी, दूसरे की कितनी थी। तो 1 जन 2016 जो था, पहले की वैल्यू 5,40,000 होती है और दूसरे की वैल्यू 1,90,000 होती है। अगर तू समझता है 5,40,000 प्लस 1,90,000 तो कैलकुलेटर पे निकालेगा तो 7,30,000 जाता है। तो तेरे पहले एसेट की वैल्यू 5,40,000 थी, दूसरे की 1,90,000 थी। वो मिक्स होकर टोटल कितना दिख रहा था 7,30,000। तेरे को इसको देख के नहीं समझता, वो वर्किंग नोट से ज्यादा इजी समझता। तो शायद बोलता सर मैं पहले साल से इजीली कैलकुलेट करके ढूंढ लेता, बट वापस बोल रहे छोटा सम इसलिए, बट बड़े बड़े सम्स में ऐसा करना पॉसिबल नहीं। वर्किंग नोट इज अ फेवरेबल ऑप्शन। आ रहा है समझ में? अब जब तू क्रेडिट में 3 अमाउंट लिख रहा है, तू खुद देख 27,000, 3,86,000 और 1,27,000, वापस टोटल 5,40,000 आती है। मतलब तूने ये जो डेबिट में 7,30,000 था उसमें से 5,40,000 को इधर सामने कैंसिल कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तू अगर मेरे नजरों से देखे, मेरे नजरों से क्या तेरे को डेबिट में 5,40,000 दिख रहा है? क्या जो इसमें 5,40,000 दिख रहा है, इसमें 5,40,000, इसके अंदर 7,30,000 का 5,40,000 दिख रहा है अंदर का। यस, तो डेबिट में तेरे 5,40,000, ये क्रेडिट में इनके टोटल 5,40,000, अकाउंट क्लोज हो गया। मतलब तूने एसेट को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया, तेरा पहला एसेट बिक चुका है, बुक्स में से एंड हो गया। मतलब अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम मतलब 1 जुलाई को मैंने जो एंट्रीज पास की है, वो एंट्रीज पास करने के बाद 1 जुलाई का बैलेंस इज ओनली 1,90,000, दैट इज सेकंड एसेट। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब क्या होगा, अब 1 जुलाई 2016 को तो डेबिट में वापस टू बैंक क्लिक कर तीसरा एसेट खरीदेगा कितना 4 लाख। अब एसेट्स में तेरे पास 1,90,000 और 4 लाख सेकंड एंड थर्ड मशीनरीज ही बची। अब जब तू ईयर एंड में जाएगा, ईयर एंड कब आएगा 31 दिसंबर 2016 को आएगा। यहाँ पर क्या लिखेगा, बाय डेप्रिसिएशन, पूरा टोटल डेप्रिसिएशन दोनों के ऊपर का निकाल के रखा है, कितना था 39,000। अब ये जो 39,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये वो 1,90,000 और 4 लाख में से ही जा रहा है। अब जब तू इसको अगर मैथमेटिकली क्लोज करने की कोशिश करता है, जैसे तू नॉर्मल बैलेंसिंग करता है, यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन जब तू लेने की कोशिश करेगा, क्या तू मेरे साथ है? डेबिट में 7,30,000 प्लस 4, 7 प्लस 4 कितना होता है बेटा 11,30,000। और इसमें से अगर तू मेरे साथ थोड़ी ही करे तो पता है इसकी टोटल पहले से हमने 5,40,000 निकाली थी। 5,40,000 प्लस कितना होता है 39, मतलब 5,79,000। अगर तू 11,30,000 में से अगर क्या माइनस करने की कोशिश करता है 5,39,000, बैलेंसिंग करे फटाक से 4,51,000 आता है क्या? बैलेंस कैरी डाउन तेरा कितना आता है 4,51,000। अगर तेरा डिफरेंस आता है मेरे हिसाब से 4,51,000 आना चाहिए। तेरी टोटल कितनी थी 11,30,000। तो देख रहा है 4,51,000 मतलब कौन सा मशीनरी है तेरा, टेक्निकली सेकंड और थर्ड मशीनरी है। तो यहाँ पर भी वेरीफाई कर सकता है सेकंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 3 and 4, 5,51,000, माय मिस्टेक, 5,51,000 आता है। अगर आप देखें तो आपका 5,51,000 यहाँ से भी आ सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर पहले सेकंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 1,71,000 और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3,80,000। तो ये आपको अब रिप्लेस, अब जो ये बैलेंस दिख रहा है ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, अब वाला जो बैलेंस है क्या डिस्प्ले कर रहा है आपको सेकंड और थर्ड मशीनरी, जिसका वैल्यू 1,90,000 में से कम हो गया, कितना हो गया 1,71,000। आप वेरीफाई कर सकते हो 1 and 3 is 4 लाख, 4 लाख और 70 is 1,50,000। तो 5,51,000 का आपका यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है, जो आप अगले साल 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दोगे 5,51,000, तो क्या डिस्प्ले करेगा सेकंड एंड थर्ड। आई होप इज दैट वेरी क्लियर। इस संबंध में क्या डिस्कस किया, वर्किंग नोट क्यों बनाया जाता है, वर्किंग नोट का क्या लॉजिक है, वर्किंग नोट का मेन मोटिव प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करने के लिए है, और आप यहाँ पर प्रॉफिट लॉस किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो एसेट सेल होने की, ये एंट्री वाला मेन पार्ट यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ पर? सो दिस वाज द मेन पॉइंट। आप चाहे तो लेक्चर को पॉज करके एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट रुक जाए 2 मिनट के लिए, पहले हम होमवर्क ले लेते हैं और उसके बाद आप रिकॉर्ड करके वो अपने बुक्स में अपडेट कर लें। अब आप होमवर्क में क्या मार्क करोगे, आप लोगों ने सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 मार्क किया हुआ है, आ जाओ पीछे सेक्शन 2 के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आए क्या सब लोग? पक्का? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चंस घर पे आपके साइड से ट्राई करने हैं।
सो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 6 और सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वापस एक मेरा कॉम्पोजिट सम बना के दूंगा, एग्जाम्पल नंबर हम 2 लेंगे जो मैं आपको ओरली डिक्टेट करूंगा और हम डिटेल में उसके अंदर और भी कुछ अच्छे से प्रॉफिट लॉस की वर्किंग्स करके देखेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? सो काइंडली अपडेट दिस। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।